बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना लक्ष्य साफ और तय किया है। उसका लक्ष्य है 400 पार का। विपक्ष बीजेपी के नारे और लक्ष्य को साइकोलॉजिकली गेम बता रहे हैं। उनका साफ कहना है कि बीजेपी इस लक्ष्य को नहीं पा सकती है, बल्कि उसकी सीटें पहले से कम हो जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से रणनीति तैयार की है। पार्टी कई सांसदों के टिकट काटने के मूड में दिखाई दे रही है। पिछले 2 सालों से बीजेपी सांसदों से लगातार उनके काम के बारे में रिपोर्ट मांगी गई। सर्वे करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट देखिए। 400 पार ये ऐसा नारा है जो बीजेपी रखते हैं। 3 बार जीत चुके और उम्रदराज कई सांसदों की जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हालांकि ज्यादा ओबीसी सांसदों के टिकट नहीं काटे जाने की उम्मीद है। पार्टी नेतृत्व टिकट बंटवारे को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी सांसदों के काम की रिपोर्ट मांगी गई है। सर्वे करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी गई। पार्टी उन सीटों पर विशेष फोकस कर रही है जिन सीटों पर 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा था। अगर बीजेपी को अपनी संख्या बढ़ानी है तो उसे मौजूदा ताकत बनाकर रखना होगा, बल्कि नई सीटें भी जीतनी होंगी। बीजेपी पिछले 2 साल से उन 161 सीटों पर काम कर रही है जहां उसे या तो हार मिली या फिर कम मार्जिन से जीत। इसके अलावा क्लस्टर बनाकर वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। साफ है, अगर बीजेपी को अपने नारे को हकीकत में बदलना है तो उसे सोच समझकर टिकटों का बंटवारा करना होगा। में है कि आखिर किस तरह से उम्मीदवार घोषित किए जाएं, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट देखना बड़ा जरूरी है। और 155 नामों की लिस्ट लगभग तैयार हो चुकी है। किसी भी वक्त उसका भी ऐलान किया जा सकता है कि 155 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि इसमें तमाम मौजूदा सांसदों के टिकट काटे भी जा सकते हैं। और इसका सिर्फ सीधा कारण यही है कि बीजेपी ने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कराई और उस सर्वे रिपोर्ट में अपने सांसदों का फीडबैक लिया। यानी कि उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का जो सांसद है, उस क्षेत्र में उसका क्या फीडबैक है, किस तरह से उसने काम किया, जनता के बीच कितनी पकड़ है, इन सारी चीजों को मिलाजुला कर एक रिपोर्ट सामने आई। और उस रिपोर्ट के आधार पर जिस सांसद की रिपोर्ट वो ठीक नहीं है, उसका पत्ता समझ लीजिए काट दिया गया और नए चेहरों को मौका देने की बात भी सामने आ रही है। अब ऐसे में आसनसोल से टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा जो चुनाव लड़ते आए, उनके सामने पवन सिंह भोजपुरी एक्टर का नाम भी लगभग तय माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह को किया जा सकता है, उनके सामने उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। ऐसे ही जो पुरानी सीटें हैं या जो दिग्गज हैं, जिनमें से जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से, गांधीनगर से अमित शाह, अमेठी से स्मृति ईरानी, और पुरी से पिछली बार तो संबित पात्रा हार गए थे उड़ीसा के पुरी में, लेकिन इस बार फिर से उन्हीं को चुनाव में उतारा जा सकता है। और अगर आप पिछले इन 5 सालों को देखें तो संबित पात्रा पुरी में अक्सर मेहनत करते हुए भी नजर आए हैं। तो इस बार हो सकता है कि सफलता मिल भी जाए। इसी तरह से यह पूरा प्लान तैयार किया गया, यानी कि हर एक सीट पर बारीकी के साथ काम किया गया है।
कहां किस तरह से पकड़ को मजबूत करना है, कहां किस तरह से स्टैंड लेना है, इन सारी बातों पर रिपोर्ट तैयार की गई है और उसी के बाद नाम का ऐलान किया जा रहा है। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, भोपाल या फिर विदिशा से शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं। और अक्सर जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान को सीएम की कुर्सी से हटाया गया, तो इसके पीछे भी लगातार राजनीतिज्ञ यही तर्क दे रहे थे कि शायद अब शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में लाया जाए। अब वो बातें भी सामने आने लगी है कि जहां तक है भोपाल या फिर विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया जा सकता है और अगर वो जीत जाते हैं तो हो सकता है कि कैबिनेट में, यानी कि सेंट्रल कैबिनेट में एक बड़ी जिम्मेदारी भी शिवराज सिंह चौहान को दी जाए। इस बात की आशंकाएं पहले से थी, लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरी लिस्ट तैयार की गई है और जिस तरह से बीजेपी दिल्ली में बैठकर मंथन कर रही है, एक एक नाम को लेकर, एक एक सीट को लेकर लगभग 4 घंटे से ज्यादा का मंथन हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बड़े जेपी नड्डा और बीजेपी के और तमाम दिग्गज नेता उसमें शामिल हैं। और जितनी बारीकी के साथ काम किया जा रहा है उसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि ये जो पूरा मंथन है, यह मंथन इसलिए नहीं है कि बीजेपी को जीतकर केंद्र में फिर से सत्ता पर आना है। यह मंथन इसलिए है कि 400 पार का आंकड़ा कैसे पार किया जाए और बीजेपी का 370 का आंकड़ा कैसे पार किया जाए। ये जो पूरी मेहनत है, ये जो आप पूरी मेहनत देख रहे हैं, भागदौड़ देख रहे हैं, मैराथन बैठक देख रहे हैं बीजेपी की, ये सिर्फ इसीलिए है कि जो टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है कि बीजेपी अकेले 370 सीटें जीत कर आएगी और एनडीए गठबंधन 400 सीटें जीत कर आएगा, तो इसको कैसे पार लगाना है, इसके समीप कैसे आना है, इस आंकड़े को कैसे छूना है, इसके लिए यह पूरा मंथन किया जा रहा है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और प्रकाश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। संदीप जी, ये जो पूरी मेहनत हम देख रहे हैं, एक एक नाम को लेकर, एक एक सीट को लेकर जो बीजेपी कर रही है लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी का ऐलान करने के लिए, ये आंकड़ा, ये मेहनत क्या सिर्फ इसलिए है कि 400 पार के आंकड़े को छूना है? और मूल कर्तव्य ये है कि हम अच्छा चयन करें, श्रेष्ठ चयन करें। और राजनीति में सोचती है कि हमने जो काम किए हैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कार्य किए हैं वो कार्य जो है पूरा भारत उसको समझ रहा है और आज उसी का प्रतिफल है कि भारत का बच्चा बच्चा प्रत्येक भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो राजनीतिक दल होने के नाते हम सबका कर्तव्य है, हमारे पास यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी, तो हर पार्टी की अपनी एक कमेटी होती है। उस कमेटी के आधार पे जो भी प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में जो मांगा है कि वो प्रदर्शन कर सकते हैं या जीत सकते हैं, तो उनका उस आधार पे मूल्यांकन हो रहा है। और मुझे लगता है कि श्रेष्ठ भारतीय जनता पार्टी जो श्रेष्ठ उम्मीदवार होंगे उनका चयन करके समाज के सामने रखेगी, ताकि समाज में एक नजीर पेश हो और नए लोगों को ज्यादा अवसर देने की कोशिश हो। बिल्कुल। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आशीष कोटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। आपका भी स्वागत है आशीष जी। आशीष जी, जो मेहनत बीजेपी की हम उम्मीदवारी को लेकर देख रहे हैं, हर एक सीट पर जिस तरह से वो पूरी सर्वे कर रही है, बारीकियों को जांच रही है और उसके बाद उम्मीदवार तय किया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही कि आज या कल में ही 155 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम भी ऐलान कर देगी। इस मेहनत को देखते हुए क्या लगता है कि जो लगातार आप लोगों की तरफ से बयान आ रहे हैं कि 400 पार तो सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, तो ये मेहनत क्या 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए है? पार्टी ने जो 400 पार का आंकड़ा निर्णय लिया है और निर्धारित किया है, यह एक जीवा स्वप्न है। लोकसभा चुनाव के पूर्ण होने के पश्चात मालूम होगा कि मोदी जी की सरकार की सीटें सिमट कर रह जाएगी। उत्तर प्रदेश से शुरू हुई राजनीति यूपी से ही खत्म हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्यों ये बयान दे रही है, इसके पीछे भी तथ्यात्मक कारण है। भारतीय जनता पार्टी अपने आधे से अधिक सांसदों के टिकट काट रही है इस आधार पर कि उनका प्रदर्शन चुनाव में सही नहीं है। नहीं, वास्तविकता यह है कि उन सांसदों ने मोदी की भक्ति नहीं की है, किंतु जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन, विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, दक्षिण भारत हो, इसमें भारतीय कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है उसको केंद्र में रखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।
आप देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को समर्थन प्राप्त हो रहा है देशव्यापी, ये सार्थक साबित करेगा कि केंद्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वर्तमान में देश के जो राजनीतिक हालात है, आर्थिक हालात है, लेकिन आशीष जी, अक्सर ये भी देखा गया है, आशीष जी अक्सर ये भी देखा गया है कि किसी भी रैली या जनसभा में आने वाली भीड़ को फिर वोट में तब्दील करना, दोनों में फर्क होता है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है या भारत जोड़ो यात्रा में जो समर्थन मिला था, वो वोट में कितना तब्दील होता है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? अवश्य कहूंगा, उदाहरण आपके सामने है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण के पश्चात हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 17 सीटों में से आधे से अधिक सीटों पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सीटें आएगी। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सीटें शेयर की है। यही जो चित्र है और रिपीट होगा बिहार की राजनीति में कि जहां आरजेडी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सीटें रिपीट होगी। तो ये जो रणनीति बनी है वो रणनीति 2024 के चुनाव को केंद्र में। आशीष जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की जो मेहनत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अब तो दौरों पर हैं, जनवरी के महीने से ही और अभी भी हैं, और जिस तरह से बीजेपी की पूरी टीम चुनाव में एक्शन मोड में नजर आ रही है, कांग्रेस के पास उन रणनीतियों का तोड़ क्या है और कांग्रेस की रणनीति क्या है? कांग्रेस की रणनीति 2024 के चुनाव को लेकर स्पष्ट है कि युवाओं को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर और किसानों को लेकर हम मैनिफेस्टो लेकर आएंगे और चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो, किसानों की समस्याओं की बात हो, युवाओं की बात हो, इन चीजों पर पॉलिसी स्तर के सुधार किए जाएंगे। और क्या आशीष जी, इस बात का नुकसान पूरे इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा कि आप ही की तरफ के लोग या तमाम गठबंधन टूटकर बीजेपी की तरफ चले गए? जयंत चौधरी चले गए हैं, महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण चले गए हैं, अभी 5 विधायक जेडीयू से सांसद टूटकर चले गए हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में गए, कांग्रेस के भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई। इनका असर पड़ेगा? देखिए, असर की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकता है। और आपने जो प्रश्न पूछा है उसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। वे गए नहीं है, दबाव करके बल जबरन उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। तो जो मोदी जी कहते हैं ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, आज आप बीजेपी देखिए, कांग्रेस युक्त बीजेपी है। कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, ये है कांग्रेस युक्त बीजेपी। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। ज्ञान प्रकाश त्रिवेदी जी, पूरा जो समीकरण हम अभी तक देख पा रहे हैं, तो क्या बीजेपी के लिए 400 पार का आंकड़ा छूना मुश्किल है या आसान है? देखिए, चुनौती जो है 370 सीटों की जो बात प्रधानमंत्री जी ने की है कि भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले के दम पर 370 सीट लाए और बाकी जो सहयोगी दलों के सहयोग से लाके वो 400 के पार का आंकड़ा लाए, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पिछले 6 महीने 7 महीने से चल रही है। आप देख रहे होंगे कि जो उनके प्रभाव, जो हिंदी पट्टी में मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, उनकी इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास अधिकतम सीटें हैं। तो उन सारी सीटों को वापस प्राप्त करने की पूरी तैयारी चल रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में वो कम से कम 7-8 सीट बढ़ाना चाहते हैं, उड़ीसा में वो सीट बढ़ाना चाहते हैं, कर्नाटक में वो अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं, वो तमिलनाडु में भी उनको 2-3 सीटों की उम्मीद है, केरल में 1 सीट की उम्मीद है। और उन्होंने ये करीब 150 ऐसी सीटें, जो जानकारी में आ रही है कि 150 ऐसी सीटों का उन्होंने चयन किया है, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाकर उनमें से कम 50 सीटें जीत के आ सके, ताकि बिल्कुल। लेकिन प्रकाश जी, अगर प्रकाश जी पुराने आंकड़ों को देखा जाए तो बीजेपी की 303 सीटें, और अगर 370 का आंकड़ा देती है तो 67 सीटों की इस बार जरूरत है। और साउथ में अगर 4 राज्यों की बात कर ली जाए, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, तो इनमें 101 लोकसभा सीटें आती हैं, और जिनमें से बीजेपी के पास केवल 4 सीटें हैं। और बीजेपी का टारगेट है 20 से 25 सीटों को जीतना। तो 20-25 सीटें जीतने के साथ 67 का आंकड़ा कैसे छुएगी बीजेपी? बीजेपी जो है, बीजेपी ने एक रणनीति बनाई है, उन सीटों का चयन कर लिया है जहां पर स्टालवर्ट कैंडिडेट लड़ाना है, जहां पर लोकप्रिय चेहरे लड़ाना है, जहां पर फिल्म स्टार लड़ाना है। ये बिल्कुल अभी आपको देखने को आएगा
कि कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में कई लोकप्रिय चेहरे और जो वहां के नायक है फिल्मों के, वो वहां पर चुनाव लड़ते हुए आपको नजर आएंगे। आपको यही बात पश्चिम बंगाल में भी नजर आने वाली है। महाराष्ट्र में भी कुछ फिल्मी सितारों को पार्टी चुनाव लड़ाने जा रही है। और पार्टी में आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक करीब 150 सीटों का चयन किया गया है, जिन सीटों को किसी भी एन केन प्रकार जीतना है। और उन सीटों पर सारी वर्क किया जा रहा है। सारे संगठन जो भारतीय जनता पार्टी और उसके विचार परिवार से जुड़े हुए कम से कम 120 संगठन, सारे संगठन उसके काम में लगे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी बहुत मजबूत है। ये और बूथ लेवल तक उन्होंने एक बूथ पर 370 वोट जो है वो लेके आना है। इसका एक रणनीति और एक पूरी की पूरी तैयारी की है। और उसी आधार पर मोदी जी ने ये जो घोषणा की है कि हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और 400 सीट हम अपने सहयोगियों के साथ जीतेंगे, तो तैयारी तो उनकी पूरी है। जी संदीप जी, ये 67 सीटें और कहां से आएंगी और किस तरह से आएंगी, ये टारगेट कैसे छुएंगे? के राणा जी देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के पास अच्छे विचार हो, अच्छे नेता हो, अच्छी नीति हो और नीति को लागू करने वाली व्यवस्था हो, और फिर ऐसे कार्यकर्ता हो जो वंदे मातरम के नाम पे अपना सारा जीवन दे देते हो और उन्हें भारत माँ की जय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है और ऐसा परिवार है जहां वंदे मातरम के नाम पे सर्वोच्च जीवन देने वाले कार्यकर्ता हैं। हम पंजाब में कमजोर हैं, हम बंगाल में कमजोर हैं, हम केरल में कमजोर हैं, हम जहां जहां कमजोर हैं हम अपनी कमजोरी को समझते हैं। हम अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाया है और हम आपको स्पष्ट तौर से कह देना चाहते हैं, इस बार देश भर में मोदी की गारंटी चल रही है और मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। और जहां जहां हमारी सीटें कम आई, हमारी पार्टी कमजोर थी, वहां हम आज मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमारा वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और मोदी जी में सबका विश्वास बढ़ा है। और इसका प्रतिफल है, मैं कि गर्व से कह सकता हूं, हमने हमारा नारा जो 400 पार का है, मैं आपको कहूं 450 प्लस सीटें आएंगी। और आपको मैं अपनी गारंटी देता हूं, क्योंकि जिस तरह से जनता के मन में, दिल में हम राज कर रहे हैं, छाए हुए हैं, आज जनता जो है तो ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी से बड़ी संदीप दुबे की गारंटी है कि वो 400 कह रहे हैं, आप 450 कह रहे हैं। नहीं, भारत के हर नौजवान की गारंटी है जो सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास। नहीं, मैं इस पर एक विश्लेषण चाह रहा था कि अगर 67 सीटों की अभी और जरूरत है 2019 के चुनाव के आधार पर देखा जाए तो साउथ में जहां जहां आप जीरो पर रहे, चाहे वो केरल हो, तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, उनमें कैसे अपनी बढ़त बनाएंगे? क्योंकि अभी भी जो 4 राज्यों की 101 सीटें हैं उनमें टारगेट आपका 20 से 25 सीटों का है, तो फिर वो 67 कैसे कंप्लीट होंगी? मुझे लगता है कि रणनीति तैयार है और बहुत से गठबंधन में दल आने को भी तैयार हैं। हम समय आने पे आपको बताएंगे, लेकिन मैं आज कह सकता हूं 400 पार का जो नारा है, ये नारा नहीं है। हम 450 प्लस सीट ले आ रहे हैं और जहां जहां आपको हम कमजोर दिख रहे थे वहां पार्टी ने बहुत 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 मेहनत किया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने एक अच्छा, तो क्या संदीप जी क्या यूं समझा जाए कि ये जो तोड़फोड़ चल रही है, संदीप जी क्या यूं समझा जाए कि ये जो तोड़फोड़ चल रही है कि आरजेडी से 5 को लेकर आ गए हैं, कांग्रेस के पहले 2 विधायकों को तोड़कर ले आए थे, साथ ही जयंत चौधरी को अपनी तरफ ले आए हैं, उधर फिर पवन कल्याण से आंध्र प्रदेश में और चंद्रबाबू नायडू से लगभग फाइनल दौर पर बातचीत है, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि 400 के आंकड़े को छूना है? नहीं राणा जी, देखिए आप स्पष्ट तौर से 2 विषय को समझ लीजिए। अभी मैं आपको तोड़ के कहूं कांग्रेस में चले जाइए, आप जाएंगे क्या? मैं तोड़ता हूं आपको, आ जाइए अभी कांग्रेस ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी में भी नहीं आने के लिए तैयार हूं ना। टिकट देता हूं, प्रकाश भैया को बोलूं कि आ जाइए, टूट जाइए और यहाँ टिकट दे दूं। अरे भाई, जो राम का नहीं है देश, ये राम का है। देश के हर व्यक्ति के दिल में भगवान राम बसते हैं। जो राम का विद्रोही है, जो राम को स्वीकार नहीं करता, अब वो हर पार्टी में राम भक्त है। अगर उनको इकट्ठा होने का मौका मिल रहा है, अपने आप को रखने का मौका मिल रहा है, तो हम सबको तो शायद स्वीकार करना चाहिए। अच्छे लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके इकट्ठा हों, और जो भारत की बेहतर व्यवस्था हम अकेले थोड़ी बना सकते हैं, हम सबके साथ से बना सकते हैं। तो सबका साथ आवश्यक है। इसीलिए आज मैं कह रहा हूं, किसी से भी कहा जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए, सब लोग आने को तैयार बैठे हुए हैं। इवन अब राहुल जी को कहें कि लोकसभा अमेठी से भारतीय जनता पार्टी लड़ा है, तो आज ही ऑफर वो स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि खुद भी अमेठी से नहीं जीत सकते। तो ये स्थिति बनी हुई है कांग्रेस में। कांग्रेस के लोग इसको समझ रहे हैं। आज कांग्रेस आशीष जी को कहिए कि स्वागत है, वो आने को तैयार बैठा है। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देशभक्त लोग जो भगवान राम के हैं, उनका स्वागत है।
ये कैसी परिभाषा है संदीप जी? मैं वैसे सवाल आपसे नहीं लेना चाह रहा था कि अगर बीजेपी में आना है तभी देशभक्त कहलाएंगे। उसके पीछे रीजन है, वो दो रीजन है, फिर मैं बताऊंगा, आप हंसने लगेंगे किराना जी। पहला ये है, व्यक्ति का दम घुटता है। अगर आपको रोज मैं कहूं कि जो आपकी सोच है, जो जन्म हुआ है, जन्म के विपरीत काम करने और गुलामी करने की प्रथा आप में डाल दूं तो आप स्वयं से प्रतिकार करेंगे। आज कांग्रेस में लोग स्वयं से कांग्रेस से प्रतिकार कर रहे हैं, अपने नेतृत्व से प्रतिकार कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं कांग्रेस की नीति। तो मैं कहता हूं कांग्रेस अपनी नीति को ठीक करे, अपने आप को ठीक करे। अच्छा विपक्ष होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी कांग्रेस किसी दल को तोड़ने की कोशिश नहीं करी, लेकिन अच्छे विचार के लोग जहां भी है शिक्षा से नहीं, तो ये सर्टिफिकेट कैसे दिया जाएगा कि जो अच्छे विचारों के लोग हैं वही बीजेपी में हैं? फिर अजीत पवार अच्छे विचार वाले हैं, शुभेंदु अधिकारी भी अच्छे विचार वाले हो जाते हैं, हेमंत बिस्वा भी अच्छे विचार वाले हो जाते हैं, भले से आप उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। संदीप जी, पूर्व में इतिहास में थे और अच्छी संगत में भी तो वो बदल गए। तो अच्छे संगत मतलब आप मानते हैं कि भ्रष्टाचारी वो थे लेकिन आपके पास आए तो सुधर गए हैं? मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है कि कोई कैसा भी आए लेकिन बीजेपी में आएगा तो सही हो जाएगा? अगर अच्छा बनना चाहता है ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार जरा संदीप जी की आवाज देखिएगा, कट कट कर आ रही है, सिग्नल शायद प्रॉब्लम है। आशीष जी, उनका तो वो तो ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को भी अमेठी से टिकट देंगे तो बीजेपी पर लड़ेंगे। आशीष जी, चुनाव लड़ने की बात छोड़ दीजिए, ये किताब देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर एक किताब दिखा रहा हूँ, एडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी है। हिटलर भी उसी तरीके से शक्तिशाली था जैसे मोदी जी शक्तिशाली है। बड़ी बड़ी बातें करना, धर्म के नाम पे, धार्मिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे लोगों को लामबंद करना, ये इनका कार्य रहा है। लेकिन जब इतिहास बदलता है, करवट लेता है, तो इसका परिणाम नकारात्मक आता है। यही चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। आप जब उनको प्रश्न कर रहे थे तो आपने कहा साउथ में, दक्षिण में कैसे आप अपना संगठन खड़ा करेंगे, उत्तर भारत में तो संगठन खड़ा किया है, किसी दल से 2 विधायक ले आए, 2 सांसद ले आए, पार्टी तोड़ने का काम किया, बागी विधायकों को पैसे दिए, खरीद फरोख्त की। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग की जो राजनीति शुरू की है ना, ये ज्यादा समय तक नहीं टिकती और इसका अंत नकारात्मक होगा। आपकी सरकार है, कोई एक एफआईआर आपने किया हो, कहीं पे एक लोगों को कोई एक थाने में जाके कोई एप्लीकेशन मूव करी हो, आप ये पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। नए नए मित्र आप नेता हैं, आप इस तरह की भाषा चैनल पे यूज करेंगे, कल को कोई आप पे केस कर दे, आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई। नहीं, हमें कोई चिंता नहीं है। अरे यदि देखिए, मुझे कोई डर नहीं है। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने आपकी बात में हस्तक्षेप। संदीप जी एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। संदीप जी मैं आपके पास लौटूंगा, संदीप जी लौटूंगा, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा संदीप जी। संदीप जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ये केस करने की धमकी किसी और को दीजिएगा, मेरे खिलाफ केस करना है, जाइए, द्वार खुले सुप्रीम कोर्ट के। कांग्रेस का ठीक है, लौटूंगा। प्रकाश जी, पूरा समीकरण कैसे समझा जाए 2024 का? एक तो मैं इस पर विश्लेषण चाहता हूं कि बीजेपी के लिए आसान और मुश्किलें कहां कहां हो सकती हैं, और दूसरा ये जो संदीप दुबे ने अभी कहा कि जो हमारे साथ मिलेगा उसी की विचारधारा अच्छी होगी। नहीं, हमारी विचारधारा अच्छी है, वो मिलेगा, वो शायद हमारी विचारधारा। संदीप जी, प्रकाश जी से सवाल है मेरा, समय भी कम। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है चुनावी, उसको आप समझिए, वो खास तौर से बिहार, असम और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 4 राज्यों के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है। इन राज्यों में उनके सीटों के बढ़ने की संभावना है। उड़ीसा में भी उनकी वो सीटें अपनी बढ़ाना चाहते हैं, बंगाल में वो अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए संदेश खाली वाला मुद्दा उसको बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में वो वहां की लोग जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ समझौता करके अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं। इन 4 स्टेट्स की सीटों के ऊपर उनका सारा फोकस है कि यहाँ से सीटें उनकी बढ़ के आ सकती हैं। तमिलनाडु और केरल में उनको कोई बड़ी उम्मीद नहीं है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में वो कुछ ऐसे चेहरों को चुनाव में उतारेंगे जो उनके अपने चेहरे के बल पे वो सीटें लेके आ सकते हैं। ये एक संभावना है। महाराष्ट्र में अभी इस समय जो गठबंधन है,
महाराष्ट्र की राजनीति का जो इस समय पूरा फोकस है उसमें भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, वो अलायंस काफी बड़ी सीटें जीत के आने वाला है, वो जीत के आएगा। गुजरात में उनको कोई समस्या नहीं है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, दिल्ली में उनको कोई बड़ी प्रॉब्लम दिखती नहीं है, हरियाणा में जरूर उनको कुछ प्रॉब्लम आने की उम्मीद है। तो हरियाणा में प्रकाश जी एक और कमेंट बस उस पर, जो संदीप जी ने कहा था कि हमारे साथ जो मिलेगा वो देशभक्त होगा और उसकी अच्छी विचारधारा होगी। देखिए मैंने आपको बताया ना, अभी फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी में पहले आने के लिए पंचनिष्ठा की बात की जाती थी, उसको कार्यकर्ता बनाया जाता था, लेकिन अभी सिर्फ एक ही बात है कि उसकी चुनाव जीतने की या जिताने की क्षमता कितनी है, उसी को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खोले हुए। और बाद में एक बार पहले होता था कि हम पहले विचार की बात करेंगे फिर विस्तार की बात करेंगे, अब ये विस्तार पहले आ गया है कि पहले विस्तार फिर विचार की बात करेंगे, इसलिए अब विस्तार पे ही फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कायम है। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन बीजेपी ने जो टारगेट अपने लिए सेट किया है कि बीजेपी 370 सीटें जीतेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में और एनडीए गठबंधन 400 पार। अब ये कितना आसान है, इसी को देखकर ये समझा जा सकता है इसकी आसानी और मुश्किलें कि बीजेपी ने अपनी रणनीति को किस तरह से तैयार किया है। बीजेपी हर एक सीट पर बारीकी के साथ काम कर रही है और उसी हिसाब से उम्मीदवार को उतार रही है, और साथ ही जो उसको लगता है कि दूसरी पार्टी का कैंडिडेट भी जिताऊ है तो उसे अपनी तरफ शामिल करने में भी गुरेज नहीं कर रही है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।